नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जी हां, बड़ा असर हुआ न्यूज 18 की खबर का। बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी हो रही है। पटना के बेऊर, नवादा, कटिहार, जहानाबाद जेल में एक साथ छापेमारी हो रही है और जिले के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी छापेमारी में शामिल हैं। जेलों में कई घंटों से छापेमारी चल रही है और न्यूज 18 पर चली थी बेऊर जेल के वायरल वीडियो की खबर। किशनगंज जेल से चाकू, कांटी, तंबाकू बरामद किया गया है तो बेगूसराय जेल से 2 धारदार कैंची बरामद किए गए हैं। कटिहार जेल से नशे का सामान बरामद किया गया है तो गोपालगंज जेल से मोबाइल फोन और पेन ड्राइव बरामद किया गया है। तो वहीं छपरा मंडल कारा से मोबाइल और आरा में टूटा हुआ चार्जर बरामद किया गया है। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी चल रही है और न्यूज 18 ने कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो दिखाया था जो बेऊर जेल का बताया जा रहा है, जहां कुणाल शर्मा नाम के एक अपराधी की तस्वीरें सामने आई थी और उस दौरान बहुत कुछ दिखाई दिया। कैसे जेल में ऐशो आराम के सामान रखे हुए थे, टीवी से लेकर म्यूजिक सिस्टम, तमाम चीजें रखी हुई थी। उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। जेल में खेल, कारा में कारनामा, नशे में कैदी, हो गया ठीक है, लोगे ऐसे हथियार के आदी, दबंगई का अड्डा, सुरक्षा पर सवाल, एक्शन में प्रशासन, छापेमारी से हड़कंप। तो देखिए, जेलों में अवैध गतिविधियों को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना के बेऊर जेल का वायरल वीडियो न्यूज 18 पर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और आज राज्य के सभी जेलों में छापेमारी हुई है। हम यहां आपको एक साथ कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें पटना, बक्सर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और कटिहार के जेलों के हैं जहां जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। आज अहले सुबह पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई। किशनगंज में जेल से चाकू, कांटी और तंबाकू बरामद किए गए जबकि नालंदा में जेल से 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। तो आरा मंडल कारा में छापेमारी के दौरान मोबाइल चार्जर जैसी आपत्तिजनक चीज बरामद हुई। गोपालगंज में जेल में छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव बरामद की गई। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी चल रही है। तो न्यूज 18 ने सोमवार को बेऊर जेल के वायरल वीडियो की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के चलने के 48 घंटों से कम वक्त के भीतर ही प्रशासन एक्शन में आ गया और बिहार के तमाम जिलों के जेलों में छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जब आज सुबह अहले सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी बिहार के जेलों में हुई और दूसरी खबर सोमवार की, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, बेऊर जेल की वायरल वीडियो की वो तस्वीरें जिसे देखने के बाद जेल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन हरकत में आया, जिला प्रशासन, और उसके बाद तमाम जेलों पर कार्रवाई शुरू हुई है। पटना के बेऊर जेल समेत जिलों के सभी जेलों में आज सुबह से जिला प्रशासन की टीम छापेमारी कर रही है। दरअसल बेऊर जेल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से दिखाया। इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और अब जेल में छापेमारी चल रही है।
पटना समेत हर जिले में कार्रवाई का नेतृत्व तो खुद कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं। बेऊर जेल में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पटना के बेऊर जेल में आज सुबह में छापेमारी शुरू हो गई और खबर यह भी है कि बेऊर जेल सही से बिहार के कई जेलों में छापेमारी चल रही है और पटना के बेऊर जेल में छापेमारी का नेतृत्व पटना के जिलाधिकारी कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिलाधिकारी पहुंचे हुए हैं और बेऊर जेल के अंदर जा रहे हैं और पटना के सिटी एसपी भी जेल के अंदर मौजूद है। और जाहिर सी बात है, छापेमारी कई बातों को लेकर की जा रही है। एक वीडियो वायरल होता है जिसको लेकर भी काफी हंगामा मचा था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके अलावा जेल के अंदर कई सारी बातें जानकारी सामने आ रही थी जिला प्रशासन को और इसी को देखते हुए आज पटना के जिलाधिकारी ने सुबह पहुंचकर बेऊर जेल में छापेमारी शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के बेऊर जेल की, जहां पे जिलाधिकारी के अगुवाई में छापेमारी चल रही है और पटना के सिटी एसपी भी यहां पर मौजूद है। और जाहिर सी बात है, पटना के बेऊर जेल में कई कुख्यात अपराधी बंद हैं और कई बार कई सारी बातें सामने आती है। तो उन तमाम बातों को देखते हुए बेऊर जेल में इस वक्त छापेमारी का दौर चल रहा है और जिसका नेतृत्व खुद जिलाधिकारी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कई बार जेल के अंदर भी वीडियो वायरल होता है। इसके अलावा जेल के अंदर भी कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं जिसको लेकर प्रशासन के सामने एक चुनौती बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेऊर जेल की, जहां पे डीएम के अगुवाई में छापेमारी चल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और एक बड़ी खबर नवादा से भी आ रही है, जहां जेल में हुई छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन के साथ साथ कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। जिला प्रशासन जेल से बरामद सामानों की सूची बनाने में जुटा है। अभी भी छापेमारी चल रही है। नवादा के डीएम, एसपी, एएसपी, एसडीएम और कई थानों के प्रभारी इस छापेमारी में लगे हुए हैं। तो नवादा से खबर आई है, जहां जेल में छापेमारी हुई है कारा मंडल में और कई आपत्तिजनक सामान भी यहां से मिले हैं। डीएम, एसपी, एसडीएम तमाम बड़े अधिकारी यहां लगे हुए हैं और कई थानों की पुलिस भी इस छापेमारी में शामिल है। नालंदा के बिहार शरीफ मंडल कारा में भी छापेमारी की गई है। राज्य मुख्यालय के आदेश पर प्रभारी डीएम और एसपी ने अहले सुबह जेल में छापेमारी की, जहां से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बिहार शरीफ मंडल कारा में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं बिहार शरीफ मंडल कारा में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ बिहार शरीफ मंडल कारा में राज्य मुख्यालय के आदेश पर छापामारी की गई है, जहां 3 सेलफोन बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब 3 सेलफोन बरामद की गई अंदर बाड़ में, तो यहाँ से कहीं भी बात किया जा रहा था और लगातार सूचना मिल रही थी कि बिहार शरीफ जेल में लगातार मोबाइल यहाँ मिल रही है। जिसके बाद आज जो पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, यहाँ नालंदा एसपी और प्रभारी डीएम के द्वारा डीएसपी, एसडीओ सभी लोग मौजूद थे। और जब छापेमारी की गई तो 3 मोबाइल बरामद किया गया है। अब सवाल उठता है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंची और कौन लोग शामिल थे इस खेल में, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। नालंदा से न्यूज अभिषेक कुमार। खगड़िया मंडल कारा में खगड़िया डीएम और एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें 1 मोबाइल फोन, 1 मोबाइल चार्जर के साथ बिजली के तार बरामद किए गए। छापेमारी में कई थानों के थाना प्रभारी भी शामिल रहे। खगड़िया एसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर आगे भी जेल में छापेमारी की जाएगी। छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। बिहार के कई जिले के साथ साथ खगड़िया में भी मंडल कारा जो है उसमें छापेमारी हुई है। यहाँ पर खगड़िया डीएम और एसपी जो अमितेश कुमार है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कई थाना का फोर्स यहाँ पर पहुँची थी और छापेमारी हुई है जेल में मंडल कारा में। एक तरह से कहे कि यहाँ पर 1 मोबाइल और 1 चार्जर के साथ साथ जो बिजली का उपकरण तार जो होता है वो यहाँ पर बरामद किया गया है। तो एक तरह से कहें कि जो जेल में जो मोबाइल मिला है, जिस वार्ड से मिला है, उस वार्ड के कैदी के पहचान कर उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो कहीं न कहीं ये अमूनन ये बता दे कि जो खगड़िया एसपी है अमितेश कुमार, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के लगातार जेल में छापेमारी जारी रहेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। तो राज्य पुलिस मुख्यालय के आदेश पर आज सुबह छपरा मंडल कारा में भी सर्च ऑपरेशन चला। इसमें सभी वार्डों की तलाशी ली गई। छपरा मंडल कारा में छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार। छपरा मंडल कारा में छापेमारी खत्म हो चुकी है। अभी क्या सब मिला है, हमारे साथ जिले के एसपी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। 1 मिनट सर, थोड़ा सा 1 मिनट सर, एक मिनट ठीक है।
छपरा मंडल कारा में छापेमारी खत्म हो चुकी, लगभग 3 घंटे छापेमारी के बाद जो क्या सब मिला है, कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। हम एसपी से खुद बात करते हैं। सर, अभी जो आपने छापेमारी करी है, क्या सब बरामद हुआ है इसमें? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 3 घंटे तक लगभग छापामारी की गई, ये 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, और हम लोगों ने सभी वार्डों में सघन उसकी जांच की, एक एक चीज़ का सर्च किया। इस दौरान 3 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। मुख्य रूप से यही चीज़ सीज की गई। इसके अलावा जो कुछ टोबैको वगैरह का सैकेट्स होता है, वो नॉर्मल, मतलब विशेष उसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं थी, और माचिस वगैरह। तो इसके अलावा मुख्य रूप से 3 मोबाइल और 3 सिम कार्ड। मकसद क्या था इस छापेमारी का? मकसद यही है कि बीच बीच में ये रूटीन छापामारी की जाती है, ताकि किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ अगर चल रही हो या इलीगल चीज़ें बाहर से जा रही हो तो उन पर लगाम लगाना, साथ ही साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करना। ये जो भी बरामद हुआ है उसको लेकर के आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक इलीगल गतिविधियां जो जेल के अंदर चलती है उसे रोकने की कवायद थी, और ये छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। और जो बताया जा रहा है उसमें 3 मोबाइल बरामद होने की बात है, जो कि बहुत बड़ा मामला है, और छपरा मंडल कारा में यह छापेमारी अब खत्म हो गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बक्सर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की, जहां जेल के भीतर से एक मोबाइल फोन, खैनी, चूना जैसी चीजें बरामद हुई। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जेल से मिले आपत्तिजनक सामानों की सूची बरामद कर ली गई है और इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर सेंट्रल जेल में भी बक्सर जिला प्रशासन के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है, और अभी फिलहाल यहाँ बक्सर एसपी निकले हैं छापेमारी टीम से, अपनी गाड़ी में बैठे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बरामद हुआ है। सर, क्या कुछ बरामद हुआ है? सर, छापेमारी चली है आज। डिटेल जो है कि हम लोग बता देंगे, जब तक सूची बना रहे हैं हम लोग, डिटेल बता देंगे। अभी आपत्तिजनक कुछ सामान बरामद हुआ है, आपको खबर कर दिया जाएगा। अभी कितने वार्डों में छापेमारी चली? सभी वार्डों में छापेमारी हम लोगों ने किया। कितने देर तक चली सर छापेमारी? करीब 3 घंटा हम लोग छापेमारी की। सर, क्या कुछ बरामद हुआ? जो बरामद हुआ सर अभी तक जो है कि आपत्तिजनक सामान जो बरामद हुए हैं उसके बारे में डिटेल जो है कि आपको जब्ती सूची बना के हम लोग दे देंगे, ठीक है। अभी कुछ सामान बरामद हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह का कहना है कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुए, जिसकी जब्ती सूची बनाई जा रही है और उसके बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। और इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां नशीला पेय पिलाकर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना का शिकार युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवती को चुटिया थाना क्षेत्र के एक होटल में बुलाया गया, जहां युवकों ने उसे नशीला पेय पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में युवती को रिम्स में भर्ती करा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती के भाई की शिकायत पर चुटिया थाने में मामला दर्ज करा गया है। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि लड़की का बर्थडे मनाने के लिए उसे रांची लाया गया था। लड़की गुमला की रहने वाली है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? पुलिस क्या कह रही है? जी अनूप, अब तक जो मामला सामने आया है उसमें नशीला या फिर जहरीला पेय पिलाकर युवती के साथ जबरदस्ती की गई। वहीं उसके बाद युवती की तबीयत खराब होती है और रिम्स ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। मामले को लेकर जो बयान अब तक युवती के भाई ने दिया है, उसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को हिरासत में लिया है। हालांकि मामले में अभी पूछताछ युवक से की जा रही है। युवक जो युवती का प्रेमी बताया जा रहा है, जो अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि पूरी तरह से मामला स्पष्ट हो पाए कि युवती के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात हुई है या फिर उसके नशीले पेय का इस्तेमाल उसके साथ किया गया था। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही दोस्तों की बात सामने आ रही है। क्या जो हिरासत में जिसे लिया गया, जिस युवक को, उसने किसी का नाम लिया, अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताया है? जी अब तक किसी दोस्त के बारे में उसने नहीं बताया है। उसने साफ तौर से कहा है कि युवक अकेले ही उड़ीसा के बंडा मुंडा से रांची पहुंचा था और युवती का बर्थडे था कल, और उसी को मनाने को लेकर वो दोनों एक साथ जमा हुए थे और यहाँ पर होटल के एक कमरे को भी उसने बुक किया था और वहीं पर इस पूरी तरह से घटनाक्रम होती है। युवती का वहीं पर तबीयत खराब हो जाता है, जिसके बाद युवक उसे लेकर खुद ही अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां पर
पर चिकित्सक युवती को मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद युवती के भाई के द्वारा मामले में आवेदन दिया जाता है और साफ तौर से कहा जाता है कि युवती के साथ जबरदस्ती की गई है और उसके कोई नशीला पदार्थ उसे पिलाया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मामले को लेकर पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी घटना जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। ओम प्रकाश, ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा संदेहास्पद है, क्योंकि लड़का खुद जिस पर आरोप लगाया हॉस्पिटल लेकर युवती को गया है। जी, अब तक जो बातें सामने आई हैं और युवती के भाई के द्वारा भी यही बताया गया है कि युवती को लेकर खुद ही वो लड़का ही अस्पताल पहुंचा था। तो ऐसे में पुलिस भी मामले में फिलहाल संदेहास्पद मान रही है और युवक से इसी वजह से फिलहाल हिरासत में लेकर ही पूछताछ की जा रही है। वहीं पर जब पोस्टमार्टम, चलिए नजर बनाए रखते हैं हम आगे, अगर कुछ अपडेट आया तो वापस आपसे जुड़ेंगे। तो रांची से खबर आई जाए कि युवती को नशीले पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की खबर आई, हालांकि युवती की मौत हो गई, पुलिस छानबीन कर रही है। इधर मुजफ्फरपुर शराब धंधेबाजों से साठगांठ के आरोप में गिरफ्तार दारोगा बीके यादव के 2 और सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दारोगा इन्हीं तस्करों के ठिकानों तक स्प्रिट पहुंचाने की कोशिश में गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार टुन्नू सिंह और संतोष शराब के पुराने कारोबारी हैं। शराबबंदी से पहले इनका सिंडिकेट चलता था, जिसमें ये लोग लाइसेंसी दुकान चलाया करते थे। बंदी के बाद ये लोग शराब की तस्करी में जुट गए। इनका अवैध सिंडिकेट बाहर से शराब मंगवाता और स्थानीय स्तर पर कच्चे स्पिरिट से शराब भी बनाता है। ये धंधेबाज मोतिहारी के रहने वाले हैं। गिरफ्तार दारोगा बीके यादव से मिली जानकारी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके साथ संजीत सिंह नाम के एक और शख्स को भी पकड़ा गया है। यहाँ पे बड़े स्तर पे माफियाओं के द्वारा शराब कारोबार का संचालन किया जा रहा था। इस सभी के संबंध में सूचना संकलन कर और उस पर प्रतिदिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत में जिला स्तर से भी पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में कुछ टीमों का भी गठन किया गया है। ये टीम भी लगातार शराब के विरुद्ध में कार्रवाई अपना जारी रखे हुए है। झारखंड सरकार आज अपना बजट पेश करेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो, इसे लेकर मध्यम वर्ग की अपनी राय है। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से घरेलू खर्चों में इजाफा हो गया और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खास ध्यान देने की मांग की गई। बजट को लेकर क्या राय है रांची के लोगों की, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, क्या सरकार उन्हें राहत देगी, यही जानने के लिए हम निकले हैं और लोगों से ही सुनते हैं कि क्या है और वो किस तरह की बजट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, किस तरह की बजट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग बजट के लिए सबसे बड़ा इच्छुक ही है कि गरीब तबका के लोगों को तो बजट में रिलीफ मिल रहा है, अमीर तबके के लोगों को ज़रूरत नहीं है कि जैसा भी बजट हो, जैसा भी टैक्स हो, जैसा भी हो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को इससे बहुत तकलीफ है। अगर मध्यम वर्ग के हित में ही कुछ बजट बनता है तो हम लोगों के लिए ठीक है। स्पष्ट मानना है कि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो नीचे तबके के लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए, जैसे गरीब मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और बजट बनाना चाहिए सरकार को। एजुकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन रहेगा, आदमी को बढ़िया मिलेगा तो आदमी बढ़िया ढंग से उसको चलाएगा। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य भी है, एजुकेशन भी है, दोनों ज़रूरी है। अब लोग महंगाई से परेशान हैं। सरकार, केंद्र सरकार भी वैट लगा रही है, टैक्स लगा रही है, इधर ही वैट लगा रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। रिलीफ, अब बेरोजगारी है, ऐसा जिसकी नौकरी थी उसकी भी नौकरी चली गई है। अभी जो है नौकरी कोई नहीं हो पा रहा है नया, तो उसके लिए भी कुछ उपाय करना चाहिए कि भाई रोजगार कैसे लोगों को मिले। स्वास्थ्य के प्रति जो है आप सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। अब प्राइवेट जो है पैसा लूट रहा है, लोगों को कहीं राहत नहीं है कि स्वास्थ्य कैसे उसका ठीक होगा। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, तो ये सब कुछ व्यवस्था हो ताकि लोगों को राहत मिले। तो साफ तौर से कहा जाए तो लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग को राहत दी जाए, वहीं पर एजुकेशन हो या फिर स्वास्थ्य की सुविधा, उसे लेकर भी सरकार को इस बजट में ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
बात पटना की, जहां कई जगहों पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाम के वक्त प्रतिमा स्थल के पास अंधेरा हो जाता है, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं रहती। स्मारक स्थलों का हाल बता रहे हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। आपने चिराग तले अंधेरा वाली कहावत तो सुनी होगी, तो आइए आपको ऐसी ही तस्वीरों से आज वाकिफ कराते हैं, जहां महापुरुषों की प्रतिमा उजाले की बाट जोह रहा है। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं ये 7 सर्कुलर मार्ग के पास, देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा है। भले ही दलित नेताओं के नाम पर सियासत जमकर होती है, राजनेता रोटी सेकते हैं दलितों के नाम पर, लेकिन जगजीवन राम उर्फ बाबूजी की प्रतिमा है और आप देख सकते हैं कि रात का अंधेरा है, चारों तरफ आपको उजाला नजर आएगा, क्योंकि हम जहां मौजूद हैं, जहां पर प्रतिमा अवस्थित है, वहां ठीक दाहिने तरफ सीएम हाउस है, जहां नीतीश कुमार खुद रहते हैं, उनका बंगला है। और देख सकते हैं कि बंगले में किस तरह से रोशनी ही रोशनी है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का आवास यानी राबड़ी आवास है। तो जिस तरह से लालू यादव, राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार, तमाम जो बड़े राजनेता हैं, उनके घर के सामने आप देख सकते हैं कि बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा है, लेकिन अंधेरे में है। तो कहीं ना कहीं एक उपेक्षा की बात है कि जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब जन्मतिथि हो या पुण्यतिथि हो तो फूल चढ़ाने के लिए नेताजी जरूर पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उसके बाद अपने हाल पर छोड़ देते हैं। देखिए ये किस तरह से उपेक्षित हालात में है। यानी यहाँ पर जो लाइट लगी हुई थी, 4 लाइटें दिख रही है, सभी लाइट अभी बंद है, रात का वक्त है। और यहाँ जो प्रतिमा स्थल है, इसके आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन जो भी राजनेता आसपास में है उनके मकान में उजाला ही उजाला है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आखिर जिनके नाम पर सियासत होती है, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने दलित, और वैसे दलित नेता यानी महापुरुष को आज अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। उनकी प्रतिमा तो स्थापित की गई, लेकिन यहाँ पर आज भी उजाले का इंतजार है। राजधानी पटना में बाकी और महापुरुषों की स्थिति कैसी है, उनकी प्रतिमा के पास क्या कोई लाइट की व्यवस्था है या फिर वो अंधेरे में है, वो भी आपको हम आगे दिखाते हैं। और देखिए हमारे सहयोगी रजनीश पटना में एक और ऐसे ही स्मारक स्थल का भी जायजा लेने गए हैं, देखिए क्या बता रहे हैं वो। सर्कुलर की तस्वीर तो आपने देख ली, अब हम पहुंचे हैं शहीद पीर अली खान मार्ग यानी एयरपोर्ट रोड में, जहां से माननीय आगमन और प्रस्थान करते हैं और हमेशा गाड़ियों का काफिला इधर से ही गुजरते रहता है, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या मंत्री या फिर राजनेता, हर कोई इधर से गुजरते रहते हैं। लेकिन शायद उनकी नजरें इनायत नहीं होती है, तभी तो महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, देख सकते हैं उनकी प्रतिमा किस तरह से उजाले का इंतजार कर रही है। यानी रात के अंधेरे में देखिए चारों तरफ आपको किस तरह से प्रतिमा है, और चारों तरफ अगर बात करेंगे तो इसके अलावा बाकी जगह रोशनी ही रोशनी है। तो राजनीति तो होती है, लेकिन जो महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की गई है वहां पर किसी का ध्यान नहीं है। यानी शाम होते ही चारों तरफ देख सकते हैं आप, जो प्रतिमा स्थल है ये अंधेरे में डूब जाता है। चाहे वो नगर निगम की बात करेंगे या पूरी सरकार की बात करेंगे, उनका ध्यान इन महापुरुषों की प्रतिमा पर नहीं जाती है। अगर जाती है तो सिर्फ अक्टूबर माह में जब इनकी जयंती मनाई जाती है, यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब जयंती मनाई जाएगी, तब जाकर इन पर नजरें इनायत होती है और इनकी प्रतिमा की सफाई भी होती है। जरा देख लीजिए आप प्रतिमा की हालात आप, यानी धूल और मिट्टी की परत इतनी मोटी है कि देख सकते हैं आपकी प्रतिमा जो है उसकी सुंदरता तक बिगड़ गई है। तो दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर को जब पुण्यतिथि होगी, तब जाकर इनकी प्रतिमा की सफाई होगी और बड़े बड़े राजनेता यहाँ पहुंचेंगे, गाड़ियों का काफिला यहाँ रुकेगा, लेकिन बाकी दिन हाल जानने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि चारों तरफ जो आप देख सकते हैं, ये जो घेरे बने हुए हैं, एक भी लाइट नहीं लगे हुए हैं। बाकी जगह लाइट लगे भी हैं तो खराब पड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक भी लाइट नहीं लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन महापुरुषों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, जिनकी प्रतिमा का अनावरण तो कर दिया गया, इनके नाम पर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन इन्हें उपेक्षा का शिकार क्यों बनाया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।